बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 6 पाठ 7 पदार्थों का पृथक्करण के सारे प्रश्नोत्तर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, धान के दानों की डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। तो इसका रिक्त स्थान में बच्चों हम लोगों को भरना होगा। इसका थ्रेशिंग होगा। पृथक करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, थ्रेशिंग। दूसरा है, कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कपड़े से दूध को छानते हैं जो मलाई को अलग करने के लिए। तो छानने की जो विधि होती है उसे हम लोग निस्यंदन कहते हैं। तो यहाँ निस्यंदन आपका फिल होगा, निस्यंदन। आगे है तीसरा नंबर में, समुद्र के जल से नमक द्वारा अलग किया जा सकता है। तो समुद्र के जल से नमक जो है वो वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। यहाँ हो जाएगा वाष्पन। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर में, जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे। इसका सही होगा निस्तारण, निस्तारण, इसे निस्तारण कहा जाता है। फिफ्थ नंबर में है, चावल से कीड़े को विधि से अलग करते हैं। तो चावल से कीड़े को जो है हम लोग हस्तचयन विधि से अलग करते हैं, हाथ से निकाल कर। तो इसका सही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हस्तचयन विधि से अलग करते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न उत्तर है, इसे मैं आप लोगों को कॉपी में मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कॉपी में, उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर उत्तर मैंने लिखा हुआ है आंसर। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है क्योंकि मिश्रण के विभिन्न घटक उपयोगी नहीं होते हैं। मिश्रण जो होता है जरूरी नहीं है कि उसके सारे घटक जो हैं वो उपयोगी होते हैं। जैसे चाय को बनाने के बाद चाय की पत्ती का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, गेहूं से कंकड़ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं बच्चों जो कि मिश्रण में मिले हुए रहते हैं और वो घटक जो है उपयोगी नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें मिश्रण से उन सारे अनुपयोगी घटक को पृथक करने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, पकाने से पहले दाल से भूसे एवं धूलकण को हम अवसादन विधि से अलग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दाल को पकाने से पहले धोते हैं और हल्के भूसे जो होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, जो कि तैरने लगते हैं और उसे हम पानी के साथ गिरा देते हैं और भारी धूलकण जो होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार दाल जो है साफ हो जाता है। उसके बाद उसे हम पकाते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक कप चाय एक मिश्रण है, इनके अवयवों का नाम लिखिए। तो बच्चों, चाय जो है वो सभी पीते हैं, तो आप लोग जानते हैं चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो जो चीज़ चाय में ज़रूरी होती है वही उसके अवयव हैं। तो एक कप चाय एक मिश्रण है, इनके अवयव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पानी, चीनी, चाय पत्ती एवं दूध। इस प्रकार से जो है हमारा चाय तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है।
तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। मिश्रण जो होते हैं, अगर उनको हम लोग वायु के द्वारा उससे जो उसके अनुपयोगी घटक को अलग करते हैं तो उसे निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग गेहूं के दाने को या उनके भूसे को अलग करने में किया जाता है। आगे देखते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों? तो चीनी ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में पहले घुलेगी, क्योंकि गर्म जल में घुलनशीलता की क्षमता जो है वो अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि बिंदुवार लिखिए। तो अवयव है यहाँ लोहे की कांटी, अलग करने की विधि है हस्त चयन विधि से हम लोहे की कांटी को, अगर वो किसी में मिक्स हो गया है तो उसे हम अलग कर सकते हैं। नमक जो है किसी चीज़ में मिक्स हो गया तो उसे हम वाष्पन विधि से अलग कर सकते हैं। तेल को निस्यंदन विधि से अलग कर सकते हैं और जल को जो है उसे भी निस्यंदन या वाष्पन विधि से अलग किया जा सकता है। आगे देखते हैं आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो इसे आप कैसे करेंगे? आटा और चीनी अगर एक दूसरे में मिल गए हैं तो बच्चों इसे हम कैसे पृथक करेंगे? तो आटे और चीनी को हम चालन विधि से अलग कर सकते हैं। शेष अवशेष जो है वो चोकर के साथ चीनी जो है चालन चलनी के ऊपर बच जाएंगे, जिसे हम फटक कर या निष्पावन विधि से अलग कर लेंगे। इस प्रकार आटे और चीनी को अलग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे 9th नंबर में है, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, समुद्र के जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जल को वाष्पन करते हैं या वाष्पन विधि से उसको गर्म करते हैं, वाष्पित करते हैं। इसके बाद जल को किसी पात्र में रखकर संघनित किया जाता है। जो अवशेष पात्र में बच जाते हैं वो शुद्ध नमक होते हैं। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो शिकंजी बनाने के लिए जल में चीनी जो है बर्फ डालने से पहले घोलनी चाहिए, क्योंकि इससे चीनी आसानी से घुल जाती है और इसके बाद शिकंजी में बर्फ डालना चाहिए। उत्तर जो है मैंने लिखा हुआ है। तो बच्चों इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आपके सॉल्व हो चुके। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।